तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख गवर्नर जनरल के द्वारा किए गए कुछ कार्य। अब सीरियल वाइज नहीं पढ़ेंगे, हमने लिख दिया बोर्ड पे ना, ऐसे ही करेंगे ताकि जल्दी हो जाए। जैसे कि इसमें देखते हैं बंगाल टाइगर। अब बंगाल टाइगर लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल टाइगर कहा, तो वेलेजली ने कहा था, वेलेजली। इसी के समय सहायक संधि भी आई थी, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, सहायक संधि इसी के समय आई थी। डाक टिकट का आरंभ किसने किया, डलहौजी ने। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक, बहुत बार पूछा गया है। इसके साथ साथ इसने क्या किया, रेलवे विभाग, रेलवे प्लस डाक विभाग हो गया, पीडब्ल्यूडी, और व्यक्तिगत का सिद्धांत, कुशासन का नीति, ये सब लाया डलहौजी ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया, किसके शासनकाल में आया, ये किससे संबंधित था, तो जो राष्ट्रवादी प्रेस था, मीडिया था, उसको रोकने के लिए, ताकि लोगों में ये संचार न हो जाए, राष्ट्रवादिता का संचार न हो, इसलिए लाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लागू किसके काल में हुआ, तो लिटन के काल में लागू हुआ, लिटन के काल में लागू हुआ। बंद किसने किया, रिपन ने किया। तो लिटन का कार्यकाल क्या है, इनका है 1876 से 80, और रिपन का है 1880 से 84, 1880 से 84। कब ये बंद हुआ था, तो बंद हुआ था 1881 में, तो इसीलिए रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। और लागू कब हुआ था, तो 1878 में लागू हुआ था, 1878 में। लिटन के कार्यकाल में 1878 में, मैं जो बोलता जाऊँ लिखते जाइए, 1878 में आर्म्स एक्ट लागू हुआ, और प्रेस एक्ट तो लागू हुआ। इसके कार्यकाल में अफगान युद्ध भी हुआ था। और लिटन को जानते हो, ये एक ओवन, हमने लिखा है कहीं पे, नहीं लिखा, इसकी एक रुचि थी, ओवन मेरेडिथ, ओवन मेरेडिथ। ये ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। कौन, लिटन कविताएं लिखता था। फिर स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है रिपन को कहा जाता है। कब ये लागू हुआ स्थानीय स्वशासन, 1882 में, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, 1882 में। फिर पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो मेयो के समय हुई। क्या है उनका, मेयो का 1869 से 72 तक। तो पहली बार जनगणना कब हुई, 1872 में। तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई, किसके शासनकाल में, मेयो के शासनकाल में। एकमात्र ये मेयो जो है एकमात्र था, क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या भारत में हो गई थी। भारत में कहाँ हुई थी, तो हत्या भारत में किसकी, मेयो की। कहाँ पर हुई थी, तो मेयो का कार्यकाल पहले 1869 से और 72 तक। मेयो जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तब इसने कार्यकाल अपना स्टार्ट किया था। हत्या कहाँ हुई इसकी, तो हत्या हुई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक और था जो गवर्नर जनरल एल्गिन करके, एल्गिन की भी मतलब हत्या नहीं हुई थी, वो मर गया था यहीं पे। कहाँ पर, तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है, वहाँ पर वो मरा पड़ा हुआ है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई, तो दिल्ली दरबार के समय। ये तीसरी दिल्ली दरबार थी, 1912 में। 1912 में घोषणा कब हुआ था, 1911 में घोषणा हुआ था। बंगाल विभाजन भी रद्द हुआ था, लेकिन ये लागू कब हो गया था, 1912 में दिल्ली दरबार लागू हो गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। किस शासनकाल में हुआ, किस मतलब गवर्नर जनरल के, तो करजन के शासनकाल में हुआ। करजन की तुलना किसने की थी, औरंगजेब से, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हैं, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। तो यही सब ऐसे ही पढ़ते रहना है, एक न एक से इंटरकनेक्ट करते रहना है, और ये रिवीजन क्लास है, ये जान लीजिए। फिर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है एलन बरो से संबंधित 3 चीजें पूछी जाती हैं। रविवार की छुट्टी आरंभ हुई, जो हम लोग संडे को छुट्टी पाते हैं ऑफिशियल, और 1843 से। और कार्यकाल इनका क्या है, एलन बरो का कार्यकाल है इनका 1842 से 44 तक, 2 साल के लिए आए, 3 काम करके गए। पहला दास प्रथा का अंत कर दिया, दूसरा सिंध का विलय कर दिया 1843 में, और रविवार की छुट्टी भी 1843 में स्टार्ट किया। फिर एकमात्र वायसराय जिसकी भारत में हत्या हो गई, मैंने बताया मेयो था। अंडमान निकोबार में हो गई पहली बार जनगणना, इसके शासनकाल में हुआ 1882 में, नहीं 72 में। और
जो नियमित जनगणना शुरू हुई 1881 से। हत्या किसने की थी? तो शेर अली अफरीदी ने की थी हत्या इसकी। फिर स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है जनक या पिता रिपन। कब से लागू किया ये स्थानीय स्वशासन? 1882 में। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है बंगाल में राजस्व व्यवस्था के लिए जो जाना जाता है, कौन जाना जाता है? तो जाना जाता है वो कार्नवालिस। कार्नवालिस को स्थानीय जो अस्थायी बंदोबस्त है वो कार्नवालिस ने लागू किया था। कब लागू किया था? 1793 में। फिर अस्थायी बंदोबस्त जब हो गया तो एक पूछा जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया इसके शासनकाल में, थॉमस मुनरो के शासनकाल में। सबसे पहले जो मद्रास में लागू हुआ, ये कब लागू हुआ? 1820 से 1827 तक। ये जो थे क्या कहते हैं गवर्नर जनरल थे थॉमस मुनरो, इन्होंने अपने शासनकाल में लागू किया था। ये बंदोबस्त जो है रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा समय तक रही, 30 वर्षों तक यही चलता रहा। इसमें जो अपना उपज था उसका कुल उपज का 1/3 भाग भूमि के रूप में देना पड़ता था। कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर के रूप में। और फिर पूछा जाता है एक प्रश्न, आपसे पढ़ते रहिए या फिर सुनते रहिए ऐसे। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय किसने लिया? तो माध्यम बनाने का निर्णय लिया था विलियम बेंटिक ने। उनका कार्यकाल विलियम बेंटिक का मैंने बताया 1828 से 1835, नहीं बताया तो लिख लीजिए। इन्हीं के शासनकाल में भारत चार्टर अधिनियम 1833 आया, जिसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर क्या हुआ? एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है जो हमने अभी चर्चा कर रहे थे हम, कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय जो विचार जो था वो किसके मन में आया? वो आया विलियम बेंटिक के मन में। लेकिन किसने प्रारंभ किया? बिल्कुल लागू ही कर दिया ये नीति, तो लागू कर दिया मैकाले ने। तो इसीलिए प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा को लागू किसने किया? तो मैकाले ने किया। यह श्रेय किसको दिया जाता है? मैकाले को दिया जाता है। फिर भारत की राजधानी हमने बता दिया, कब कहाँ से कहाँ परिवर्तित हुई ये बताया। भारत में पुरातत्व विभाग की जो सर्वेक्षण विभाग यहाँ पे लिखा है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1871 में हुई। और किसके सुझाव पर हुई? तो अर्गिल के सुझाव पर हुई। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा किसके शासनकाल में? तो 1871 में कौन था? याद कीजिए 1869 गांधी जी के जन्म के समय से 1872 पहली जनगणना तक कौन थे? मेयो थे, बाद में उनकी हत्या हो गई। तो 1869 से 72 तक है तो 71 इसी में आएगा। तो मेयो के समय में स्थापना हुई। इनका कार्यकाल फिर से लिख लीजिए 1869 से 72 तक। और क्या किया इन्होंने? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। कब हुई? 1871 में। अस्थायी बंदोबस्त SB मतलब अस्थायी बंदोबस्त, कैसे? कार्नवालिस। इस तरह से याद कीजिएगा 1793 में लागू किया। लिख दूं मैं यहाँ पे कार्नवालिस। कार्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। बंगाल व्यवस्था का आरंभ, बजट व्यवस्था का आरंभ किसने किया? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो बजट व्यवस्था है इसका आरंभ किसने कर दिया? तो कैनिंग जो थे 1856 से 62 में जिनका कार्यकाल था, और इन्हीं के समय में भारत परिषद अधिनियम आया। इन्हीं के समय में भारत के जो गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय कर दिया गया। तो इन्होंने ही बजट व्यवस्था का आरंभ किया। तो बजट व्यवस्था का आरंभ किसने किया? कैनिंग ने किया था। लिख दे यहाँ पे। तो बजट व्यवस्था का आरंभ कैनिंग ने किया था। देखिए इतना समय नहीं है कि सारी चीज़ें पढ़ूं या आपको पढ़ाऊं, बस ये मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी कितनी चीज़ें मतलब कवर हो जाएं। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है? बंगाल विभाजन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। बताया हमने कि इनके गुरु कौन थे? गोखले थे। और इन्होंने संज्ञा दी थी कि जो इसके प्रशासन की तुलना की थी कि औरंगजेब का प्रशासन है। भारत लोक सेवा मंडल का जो गठन किया था जो कर्जन ने ही किया था। अकाल आयोग का गठन कर्जन के ही समय पे हुआ था। एक वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था जो आया था कब? 1878 में। लिखा है? नहीं लिखा है? लिखा है प्रेस एक्ट 1878 में आया। कब आया? 1878 में। कौन था गवर्नर जनरल कौन था उस समय? उस समय लिटन था, क्योंकि उसका कार्यकाल 76 से 80 तक है। लागू किया इसने, क्यों? क्योंकि ये चाहता था जो राष्ट्रीय भावना जो पैदा हो रही है क्रांतिकारियों के मन में, इसको फैलने से रोका जाए, और इसीलिए ये लागू किया। फिर समाप्त कर दिया गया 1881 में रिपन के समय में। रिपन को जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को। और मैं एक चीज़ बताने जा रहा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया इसका समर्थन किया था। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस समाचार पत्र ने समर्थन किया था? तो समर्थन किया था पायनियर अखबार ने समर्थन किया था। पायनियर अखबार
एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, तो कब पारित किया गया? तो 1 नवंबर 1958 में पारित किया गया, और 1 नवंबर 1958 में पारित किया गया कैनिंग के समय। 58 देखिए 56 से 61 कैनिंग है, तो कैनिंग के 62 तक कैनिंग थे, तो कैनिंग के समय में। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कहीं आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, देखिए पर्टिकुलर मैं क्लास अगर लूँगा तो देखिए क्यों क्लास 6 महीने चलती हैं? क्योंकि वो लिखने में फिर बताने में समय लगता है, और मैं जिस तरह से बता रहा हूँ हमें लगता है बहुत कारगर होगा। आप अगर एक बार रिवीजन के तौर पे ही इसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अगली बात मैं ये कर रहा था, जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने का एक उनकी एक पीछे की जो ब्लैक माइंड वाला जो काम था, नेगेटिव माइंड, कि जैसे जो भारतीय थे उनको युद्ध में भेज दिया जाता था, जो जिनकी बीबियाँ अच्छी होती थी उनको युद्ध में भेज दिया जाता था, और वहीं पे उनको मरवा दिया जाता था। इतने मतलब बेकार थे अंग्रेज लोग, मरवा देते थे। फिर उनकी बीवियों से शादी करने के लिए, अब हिंदू धर्म में जानते ही हैं आपकी शादी विधवा विवाह एक पाप माना जाता था। तो धीरे धीरे कि आप कैसे जिएंगे, अकेले कैसे सहारा है, ये नौकरी कर रहा है, ये हमारा सेनापति है, ये है वो है, उनसे शादी कर लो, इसी तरह से प्रलोभन दिया जाता था। और उनकी मतलब जैसे कहते नहीं, अपनी हवस को मिटाने के लिए ऐसे कुकृत्य किए जाते थे, और बहुत अत्याचार हुआ है हमारे देश पे, बहुत अत्याचार हुआ है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप समझ में आएगा। आज आप देख के तो आज जैसा हो रहा है, अगर उस समय आप होते तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, कि उस समय आवाज़ उठाना भी एक गुनाह था, कि अगर आवाज़ उठा दो तुरंत गोली मार दी जाती थी, फांसी की सज़ा होती थी। तो इसीलिए जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराया गया। हाँ, जो कहते नहीं कि सती प्रथा जो अंत किया गया 1829 में, तो 1829 में कौन थे? तो जानते हैं 1828 से 35 तक गवर्नर जनरल थे, क्या नाम है उनका, विलियम बेंटिक। उसी समय राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने देखा कि उनकी भाभी को, उनके भैया जब एक्सपायर हो गए, उनकी भाभी को जलते, मतलब नई नवेली शादी थी, उनकी भाभी को सजा के और चिता पे ऐसे मतलब जला दिया गया। मेरे तो सुनते हुए आंसू आ जाते। देखिए होता ये था पहले कि पत्नीव्रता जो होती थी, पत्नीव्रता नहीं, तो होता ये था कि जब उनके हस्बैंड मर जाते थे और ये लोग जब दौड़ते थे कि नहीं वो मर गया है और अब इससे शादी कर लो या इनको अपना बना लो, किसी तरह से मतलब गुलाम बना लो अपना, इन सब से बचने के लिए जो महिलाएं थी वो जौहर कर लेती थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं इन कमीनों के हाथ में नहीं आऊंगी। फिर वहीं से ये जौहर प्रथा का शुरुआत हुआ। अब ये प्रथा बन गया कि जिसका पति मर गया हो, अब इसमें नुकसान ये होने लगा कि जो जीना भी चाहता है और जिसके साथ ऐसी समस्याएं नहीं हो रही, कोई परेशान भी नहीं कर रहा है, उसको भी जबरदस्ती उसके परिवार वाले सजा के, बताओ, एक आदमी तो जिंदा मतलब मुर्दा जल रहा है, एक आदमी को जिंदा जला देती थी। ये कुरीतियाँ थी, और कुरीतियाँ थी, ये अज्ञानतावश थी, और इसी का फायदा अंग्रेजों ने लिया कि चलो हम लाते हैं, हम बचाएंगे ऐसे लोगों को। अब जिनकी जान बच जाती थी, कहते हैं कि जब कोई मरने लगता है उसको बचा लो, तो कहता है भैया आज बचा लो, हम जिंदगी भर गुलामी करेंगे। तो जब बचा लेते थे तब वो एहसानमंद हो जाते थे। इसी तरह भारतीयों का शोषण होता था और भारतीय समझ नहीं पाते थे। जब जो समझने की कोशिश करता था तो उसको या तो फिर मरवा दिया जाता था या फिर उसकी मतलब इतनी बातों को दबा दिया जाता था कि बाहर ना आए, जैसे प्रेस एक्ट वगैरह लग गए। तो ऐसी चीज़ें ये सब थी। तो मैं बता रहा था विधवा पुनर्विवाह, तो ये पारित हुआ कैनिंग के समय में 1856 से 62 का जो इनका कार्यकाल था। विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम पारित करने में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, इनका बहुत अहम योगदान रहा। और सती प्रथा जो रोकने की बात की गई थी, जो एक्ट बना था, उसमें राजा राम मोहन राय का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय जो थे, उन्होंने राजा की उपाधि दी थी। इनका नाम राम मोहन राय था, राजा की उपाधि उन्होंने दी थी राजा राम मोहन राय को। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे होता है ना, एक श्रीरंगपट्टनम की संधि पूछ ली जाती है। हालांकि मैं संधि अलग चैप्टर में पढ़ूंगा, लेकिन अब आ गया तो बता दूं। तो टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच में हुई थी मार्च 1792 में रंगपट्टनम की संधि हुई थी। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी द्वैत शासन की समाप्ति। विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए कार्य 1828 में, जानते हो, बालिका जो शिशुवध को समाप्त किया गया। और क्या किया गया, भारतीय रियासतों के प्रति जो था तो उसके यथासंभव जो तटस्थता बरतने की बात की गई तो विलियम बेंटिक ने की।
फिर कुर्ग तथा कछार का इन्होंने विलय कर लिया अपने जो अंग्रेजी राज्य में था, किसने? विलियम बेंटिक ने। और क्या हुआ? अफीम के व्यापार को निर्यात तथा क्या कहते हैं, उनको एक परमिट दे दिया गया और कहा गया कि बंबई बंदरगाह से ही इसका सिर्फ निर्यात किया जाएगा। अफीम से याद आया कि अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है? गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में। और अफीम का उत्पादन मतलब खेती कहाँ पे की जाती है, इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, तो किया जाता है बाराबंकी में अफीम की खेती होती है। अफीम से एक और प्रश्न बनता है कि अफीम किससे तैयार की जाती है? तो पोस्ता के दाने से तैयार की जाती है अफीम। फिर पीडब्ल्यूडी का जो स्थापना डलहौजी ने, मैंने बताया। और कुछ चीज़ें हैं तो इसको ज़रा नोट कीजिए, थोड़ा हम भी पानी पी लें, सांस ले लें, और फिर मैं बताता हूँ आपको। कोई चीज़ें जैसे छूट गई हो इसमें मैं भी देख लूँ। अंग्रेजी शिक्षा को बनाने का निर्णय किसने लिया? अंग्रेजी को शिक्षा बनाने का निर्णय किसने लिया? और क्या कहते हैं, लागू किसने किया? तो लागू किया था मैकाले ने। कहते हैं कि मैकाले जो है ये ऐसी जूता मार गया है, कहते हैं कि ऐसी जूता मार गया है ये मैकाले कि क्या बताया जाए। इंग्लिश पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि क्या बताएं आपको। और हम लोग इंग्लिश में वीक हैं, यूपी बोर्ड वाले, हम यूपी वाले भैया हैं। अंग्रेजी शिक्षा को क्या बताया था? विलियम बेंटिक थे, विलियम बेंटिक। आज सच बताऊं तो इतना थकावट लगी हुई है। हाँ, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापना लॉर्ड हार्डिंग के समय। इसी समय जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी जो थी क्वीन मेरी आई हुई थी। पहली नियमित जनगणना, ये वाला छूट गया था, पहली नियमित जनगणना कब हुई? 1881 से। 1881 में कौन गवर्नर जनरल था? तो आप हमने बताया नहीं कि 1881 में गवर्नर जनरल था। 1869 से 72 तक था मेयो, फिर 72 से 76, और फिर 76 से 80 तक था लिटन, और 80 से 84 तक था रिपन। तो 84 बीच में आता है, 81 में नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय स्टार्ट हुई। और क्या है, एक पूछ लिया था बर्मा युद्ध। बर्मा युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था? तो डलहौजी जो 1848 से 56 तक थे, और डफरिन, ये दोनों संबंधित थे बर्मा युद्ध से। फिर आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगला बताता हूं। देखिए आईसीएस से संबंधित प्रश्नों का थोड़ा विस्तार से क्या प्रश्न इससे बनते हैं वो हम प्रश्न। आईसीएस मतलब भारतीय सिविल सर्विसेज या भारतीय सिविल सेवा, इसके बारे में प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, इसके जनक कौन है? भारत में सिविल सेवा का जनक कौन माना जाता है? कार्नवालिस को कहते हैं सिविल सेवा का जनक। अच्छा, जब ये सिविल सेवा का जनक भारत में कार्नवालिस हुआ, लेकिन प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि भारतीयों के लिए प्रवेश संभव किसने किया? पहले भारतीय इसमें नहीं एंट्री कर पाते थे, जैसे कोई भी फॉर्म है तो वो यूपी के लिए ही है, अदर स्टेट ना कर पाए, ऐसे ही सिस्टम था कि ये सिविल सर्विसेज के लिए वही ब्रिटेन से ही लोग चुने जाते थे, वही लोग फॉर्म के लिए अप्लाई किया जाता था। लेकिन जब भारतीयों को चैलेंज देने के लिए कहा कि आओ आप लोग भी देखते हैं शासन कर लोगे, तो डलहौजी ने कहा कि चलो हम भारतीयों को भी इसमें कहते हैं, चलो भर लो फॉर्म। मन में सोचा होगा कर तो पाएंगे नहीं, लेकिन हम भारतीय, तो किसने भारतीयों के लिए सुगम किसने किया व्यवस्था? तो यहाँ पे लिख लो, भारतीयों के लिए जो बनाया, संभव बनाया किसने? डलहौजी ने कहा कि ठीक है, इन्होंने चैलेंज दिया भारतीयों को। फिर आ गए हमारे नेताजी। कौन नेताजी? सुभाष चंद्र बोस नहीं, प्रथम भारतीय जो थे सिलेक्ट हुए थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। किस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं? तो इस तरह से याद करिए कि मूवी देखा था ना आपने, शादी में जरूर आना। राजकुमार राव का क्या नाम था उसमें, जो हीरो था, जो सिविल सर्विसेज क्रैक करता है, क्या नाम था? सत्येंद्र। जो उसमें एक्ट्रेस है, क्या नाम है उनका? कृति खरबंदा। तो उन क्या कहती हैं? सत्तू ही तो नाम कहती है उनका। सत्तू मतलब सत्येंद्र, तो सत्येंद्र इसलिए उनका नाम रखा गया। ये मान के चलिए कि सत्येंद्र सबसे पहले
सिविल सर्विसेज के बने, प्रथम भारतीय बने। कब? ये 1863 में, 1863 में। अच्छा, ये तो सब लोग जानते होंगे, माना कि आप ये पढ़े होंगे, लेकिन दूसरे भारतीय कौन थे ये पढ़ा था आपने? आपको पूरा का मटेरियल टू द पॉइंट दे रहा हूं, मैं इधर उधर नहीं बहक रहा हूं, बस पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं। ये आप रट लीजिएगा तो कहीं मात नहीं खाएंगे, ये जान लीजिए। मात खाना मतलब होता है ना, हारना। तो द्वितीय भारतीय कौन थे? एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने कब क्रैक किया था? तो ये जान लीजिए कि गांधी जी से इन्होंने कहा कि जब तुम बापूजी पैदा हुए थे तब हमने सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया था, मतलब 1869 में इन्होंने क्रैक कर लिया था। कब से लिए? कब से ये भारत में आयोजित होने लगा सिविल सर्विसेज ICS परीक्षा? तो ये 1922 से। 1922 में 5 फरवरी या 4 फरवरी चौरी चौरा कांड हुआ था, और अब इसका नाम बदल दिया गया है, चौरी चौरा कांड का नाम बदल दिया गया है, योगी सरकार ने नाम बदल दिया है। कहाँ पड़ता है ये? गोरखपुर में पड़ता है। एज लिमिटेशन क्या थी? अभी हमने पहले भी पढ़ा एज लिमिटेशन, फिर से आपको बता दूं कि एज लिमिटेशन इसमें पहले 23 वर्ष थी। कब मतलब लिमिट कब कर दी गई? 1857 में जब क्रांति हुई तब इसकी लिमिट कर दी गई, चलो 23 साल वाले भारतीय इसमें सिर्फ भरे जाएंगे, 23 वर्ष। फिर 1858 में, नहीं 57 के बाद 59 में इसमें 1 साल घटाया गया। अब कहा गया कि 22 वर्ष वाले ही भर सकते हैं, 22 वर्ष से कम, ये मैक्सिमम एज लिमिट थी, मैक्सिमम। फिर 1866 में क्या किया गया? 22 से 21 वर्ष कर दिया गया। और फिर जब रिपन आया, रिपन नहीं लिटन आया, रिपन तो अच्छा था, लिटन आया। लिटन का कार्यकाल क्या है? इनका डेट नहीं याद है, कार्यकाल है इनका 1876 से 80, लिटन का कार्यकाल। तो इन्होंने क्या कर दिया? 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया कि आप 19 वर्ष तक रहेंगे तभी आप सिविल सर्विसेज आप कर सकते हैं। क्या आप सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हैं, उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से आप थोड़ा रीजनिंग लगाइएगा कि ये 76 से 80 में था, चलो 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया, ठीक। मैक्सिमम एज सत्येंद्र नाथ जी ने जब किया होगा तो 1863 में किया था, मतलब 1863 में क्या एज कर दी गई थी? तो 22 वर्ष कर दी गई थी। सत्येंद्र नाथ टैगोर लगभग 22 वर्ष के ही रहे होंगे, तभी मैक्सिमम 22 वर्ष के रहे होंगे, तभी उन्होंने क्रैक कर लिया था। 1869 में क्या किया गया? तो 21 वर्ष कर दिया गया। जैसे जो बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये 21 वर्ष की उम्र में लगभग ये सिविल सर्विसेज की सेवा में आ चुके थे। बहुत धुरंधर भारतीय, इसको जरा नोट कीजिए। हाँ, ये देख लीजिए, सती प्रथा का अंत तो विलियम बेंटिक ने किया, मैंने बताया, विलियम बेंटिक। कार्यकाल इनका ऐसे ही जैसे जो गवर्नर जनरल आपके माइंड में आए उनका कार्यकाल अपने माइंड में ले आओ तुरंत। 28 से 35 तक, बेंटिक 35, बेंटिक 35, बेंटिक 35, तो इस तरह से याद कीजिए। सबसे पहले कहाँ 1829 में हुआ, कहाँ? कलकत्ता में, मतलब बंगाल में स्टार्ट हुआ। और फिर ये कहाँ पे हुआ? मुंबई नहीं, बम्बई और मद्रास में लागू किया गया। प्रश्न इसमें क्या पूछा जाता है? ना ये पूछा जाता है कहाँ लागू हुआ या बाद में कहाँ फैला, प्रश्न ये पूछा जाता है किसके प्रयासों से हुआ, कौन से गवर्नर जनरल के काल में हुआ, किसने अंत किया। और एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण टफेस्ट प्रश्न है वो पूछा जाता है किस नियम के तहत इसका अंत किया गया। तो कौन सा नियम है? तो नियम 17 के तहत, नियम 17 के तहत। अब ये 17 कभी कभी ऑप्शन में इस तरह दिया रहता है 10, 5 और 2, 17। तो इसको लोग अगर ना कर पाओ तो भाई थोड़ा सोचने वाली बात है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। इसको नोट कीजिए। फिर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ कोई बताता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अब डलहौजी के बारे में थोड़ा पढ़ लें। तो कुछ और जैसे पूछ लिया जाता है मैसूर का विलय कब हुआ, तो मैसूर का विलय किसके शासनकाल में हुआ, किस संधि के तहत हुआ, तो सहायक संधि के तहत हुआ। किस शासनकाल में हुआ, तो शासनकाल किसके? वेलेजली सहायक संधि का जो क्या कहते हैं, प्रवर्तक कह सकते हैं आप उसको, तो वेलेजली के शासनकाल में। गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं हम, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। गवर्नर जनरल संधि का विलय हुआ वेलेजली के शासनकाल में, कब? 1799 में। सहायक संधि स्टार्ट कब हुई, तो सहायक संधि स्टार्ट हुई 1793 में।
और हैदराबाद सहायक संघ अपनाने वाला पहला राज्य बना, देशी रियासत बना। किसके शासन काल में स्टार्ट हुआ सहायक संधि? तो वेलेजली ने स्टार्ट किया, वेलेजली। भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में था? तो ये था कर्जन, क्योंकि कर्जन का कार्यकाल क्या है? 1899 से 1905, 5 साल आया था। इसी के समय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ, जिसके आयोग थे सर थॉमस रैले, थॉमस या थॉमस रैले, रैले आयोग भी इसको कहते हैं। 1902 में इसका गठन हुआ था, अध्यक्ष थे सर थॉमस रैले। फिर ठगी प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक ने किया था, विलियम बेंटिक। इन्होंने किसको नियुक्त किया था ठगी प्रथा का अंत करने के लिए? तो कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था, और उन्होंने इसका 1837 में लगभग पूर्णतः अंत कर दिया। किसने? कैप्टन जो स्लीमैन थे। तो स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत करने में बहुत सहयोग दिया। दास प्रथा का अंत तो 1843 में दास प्रथा का अंत, सिंध का विलय और छुट्टी हुई। क्या? कौन सी छुट्टी? रविवार की छुट्टी, एलन बरो के समय में हुआ, एलन बरो 1842 से 44 तक, एलन बरो के समय। फिर सैडलर आयोग का गठन तो 1917 में सैडलर आयोग का गठन। किस उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो था चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड। कुर्ग तथा कछार का विलय किसने कर लिया? तो कुर्ग तथा कछार का विलय किसने कर लिया? तो ये किया विलियम बेंटिक ने ही किया था, कुर्ग तथा कछार का विलय। फिर है हस्तक्षेप की नीति तो सर जॉन शोर, यहाँ पे पहले विलियम बेंटिक, कुर्ग तथा कछार का विलय। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया? जॉन शोर ने, जॉन, मिस्टर जॉन, शोर मत करो, मतलब किसी को डिस्टर्ब मत करो, हस्तक्षेप ना अपनाओ। तो हस्तक्षेप की नीति जॉन शोर। इनका कार्यकाल क्या था? तो कार्यकाल था 93 से 98 तक, 1793 से 98 तक इनका कार्यकाल था। रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट कब आया? रॉलेट एक्ट थोड़ा समय लगता है, कंफ्यूजन हो गया है, थोड़ा क्लियर कर लूँ कंफ्यूजन। रॉलेट एक्ट जैसे आया 1919 में, रॉलेट एक्ट 1919 में ही आया था, भूल गया था। 1919 9 में आया था मार्ले मिंटो, 1919 में। कौन थे? चेम्सफोर्ड ही थे, चेम्सफोर्ड थे। फिर टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके काल में? तो डलहौजी के काल में हुई थी, डलहौजी। और ये टेलीग्राफ लाइन जो थी कहाँ से कहाँ तक बिछी हुई थी? कलकत्ता से आगरा तक, कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा। कुछ और है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय हुआ? तो लिन लिथिगो के समय हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, लिन लिथिगो। और दिल्ली दरबार किसके समय आयोजित हुआ? दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। इरविन का कार्यकाल पूछ लिया जाता है तो 26 से 31 तक, 1926 से 31 तक, लगभग यही है, 26 से 31 तक। 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता होता है गांधी जी और इरविन के बीच में। गांधी जी को मनाया जाता है कि आप जाइए, कहाँ जाइए? जो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहाँ पे, RTC जिसको कहते हैं शॉर्टकट में, या गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, वहाँ पे जाने के लिए। फिर सरदार भगत सिंह को जब फांसी दिया गया तो 23 मार्च 1931 इनके समझौते के ठीक 5 मार्च को समझौता हुआ, 23 मार्च को फांसी दिया गया, मतलब ठीक लगभग 18 दिन बाद फांसी हुआ। इसीलिए जनता में आक्रोश था कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो बचा लेते हमारे भगत सिंह को। हालांकि नियम ये था उस समय
कि जब संधि हुई, जो गांधी इरविन समझौता हुआ, उसमें यही बात रखी गई थी कि जो क्रांतिकारी हैं उनको छोड़ा जाए, मतलब जो अरेस्ट हुए हैं क्रांतिकारी। लेकिन जो भगत सिंह थे इनको तो उसमें जो बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, अपराधी बना दिया गया था, तो इसीलिए ये क्रांतिकारी की श्रेणी से हट गए थे। उनका मतलब ऐसा कहना था कि इसीलिए ये नहीं छूटे। खैर, अगला हमारा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन कौन से राज्य हड़पे, व्यपगत का सिद्धांत, राज्य हड़प नीति जिसको कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया? सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है किसने लाया, तो डलहौजी ने लाया। डलहौजी कार्यकाल 1848 से 56 तक क्या क्या बनाया? रेलवे बनाया, डाक बनाया, टेलीग्राफ बनाया, PWD बनाया, और क्या बनाया इसने? और कंगाल बनाया। क्योंकि सबसे पहले इसने जो व्यपगत का सिद्धांत लाया, और ये जानते हो और क्या बनाया? 1857 की पूरी रणनीति बनाई, पूरा मतलब ये फील्ड तैयार कर दिया कि मैं ऐसे ऐसे करके जा रहा हूँ, अब लड़ना आगे। तो 1848 से शुरू होती है इनकी कहानी। सबसे पहले ये जो व्यपगत का सिद्धांत लाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं, सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले, अब लिख देते हैं इसमें, 1848 से इनका कार्यक्रम शुरू होता है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य हड़पा गया? सतारा। फिर 1849 में कौन सा हड़पा गया? जैतपुर और संभलपुर। फिर 1850 में बघाट, 1850 में बघाट को हड़पा गया। फिर 1852 में हड़पा गया उदयपुर को, 1852 में उदयपुर को, 53 में झांसी को, 1852 में उदयपुर को, फिर 1853 में झांसी हड़पा गया। मतलब इसको देसी राज्यों से छीन करके अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया, जो इनके अंतर्गत आते थे। फिर 1854 में नागपुर को, और 1855 में करौली को हड़पा गया। 1854 में नागपुर, फिर 1855 में करौली को। फिर एक प्रश्न यह पूछा जाता है इनसे कि व्यक्तिगत का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, मतलब कुशासन, या फिर ऐसे कह लीजिए कि एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो डलहौजी थे, डलहौजी द्वारा हड़पा गया, मतलब अपने अंग्रेजी राज्यों में मिलाया गया अंतिम राज्य कौन था? तो अंतिम राज्य था हमारा अवध। ये आज जो लखनऊ मंडल और फैजाबाद का मंडल का क्षेत्र है, ये मिलकर अवध कहलाता था। तो अंतिम राज्य कौन मिलाया गया? अंतिम मिलाया गया अवध, अवध को मिलाया गया। ये शायद आउटरम की रिपोर्ट थी, जेम्स आउटरम के रिपोर्ट में मिलाया गया था अवध को। क्या इस पे आरोप क्या लगाया गया था? कहा गया था जो हमारे नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, अवध के जो संस्थापक कौन थे? दो चीज प्रश्न यहाँ पे और बनता है, प्रश्नों से ही तो हमें परिचित कराना है आपको। आंसर तो आप ऐसे ही, आप लोग आंसर याद करने में पढ़ते ना, पहले प्रश्न याद कीजिए, पहले प्रश्न याद कीजिए कि प्रश्न क्या हम पूछ क्या सकते हैं, फिर आंसर याद कीजिएगा। तो अवध का संस्थापक, पहले एक प्रश्न यहाँ पे, अवध का संस्थापक कौन? तो सादत खां। लखनऊ में ये बिल्डिंग बनी हुई है, मैं तो टहला हूँ यहाँ पे। फिर अवध के नवाब, जब अवध को हड़पा गया तो नवाब कौन थे? अवध के नवाब थे कौन? वाजिद अली शाह। इन्हीं के नाम पे जो अवध में, मतलब उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो प्राणी उद्यान है, चिड़ियाघर जो है, उसका नाम नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान रखा गया इन्हीं के नाम पर। कुछ लोग जो ना जानते हो वो रट लीजिएगा। तो अंतिम राज्य क्यों था? क्योंकि इसको हड़पा गया 1856 में, और हड़प तो लिए लेकिन हजम नहीं कर पाए डलहौजी और चले गए। और बीज बो गए किसके लिए? जो है क्या बोलते हैं, बीज बो गए कैनिंग के लिए। कैनिंग के लिए दुश्वार हो गया शासन करना 1856 से 62 तक। नवाब वाजिद अली शाह, इनकी बेगम का क्या नाम था? बेगम हजरत महल। इनके बेटे का नाम था बिरजिस कादिर, ये भी पूछा जाता है, बेटे का नाम बिरजिस कादिर।
बिरजिस कादिर। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह किया था, सामना किया था। इन्हीं के नाम पे बेगम हजरत महल वार्ड भी है लखनऊ में और बेगम हजरत महल पार्क भी है। अंततः बेगम हजरत महल जब असहाय हो गई तो यहाँ से नेपाल भाग गई, क्योंकि नेपाल यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है, 200 किलोमीटर लगभग पड़ता है। हम लोग बहराइच में रहते हैं, बहराइच से तो 50 किलोमीटर में ही नेपाल है। अभी तक मैं सिर्फ 3 बार गया हूँ। एक तो मैं सबसे छोटा था, जब मैं 9th में GIC में पढ़ता था तब गया था, एक दोस्त था, उसी के साथ सिर्फ जूता लेने के लिए हम लोग नेपाल चले गए थे। और रमज़ान का महीना चल रहा था, वो मुस्लिम था दोस्त, उसी के साथ मैं गया था। और हमने घर पे भी नहीं बताया था, सब डर रहे थे। पहली बार बहराइच आया था, 12-13 साल की उम्र थी, लगभग 13 साल के हम थे। तो बहराइच आए, उसी के साथ वो कहा कि चलो देवेश जूता ले, नेपाल टहलना। मैं कहा चलो, किराया भाड़ा हम देंगे। हम कहे चलो, किराया भाड़ा मिल गया। और हमें क्या था बचपन नहीं, जब तक आप पढ़ते हैं तब तक आपको आपका अपना पैसा खर्च करने में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। और वही हाल हमारे पास भी था। चले गए वहाँ से, रात में हम वहाँ से 11 बजे लौटे। हमारे साथ का एक दोस्त रहता था, अब उसको बड़ी टेंशन, क्योंकि हमने कहा था घर पे ना बताना, और सोचा कहीं ऐसा ना हो वही रह जाए या गायब हो जाए, क्या बताएंगे, हमारे ऊपर दिक्कत आएगी। खैर आए तो उसने बहुत डांटा हमें, और हम भी उसमें हमें उसमें ये थे, कहते थे कि भाई जब भी गुस्सा हम ज़्यादा होंगे तो तुम बर्दाश्त करना, तुम ज़्यादा होगे तो हम बर्दाश्त करना। जब तक ये हम दोनों में चलता रहा तब तक बहुत अच्छा था। और जैसे ही बर्दाश्त की हद पार हो गई, मतलब ना हम बर्दाश्त करने वाले ना वो बर्दाश्त करने वाले, तब से हम हो गए अलग। बड़ा लंबा साथ था, छूट गया, कोई बात नहीं, जुड़ जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ रहे थे अवध। बीच बीच में आप जैसे बोर होते रहते हैं तो इसलिए बीच बीच में ऐड डाल देते हैं। ऐड क्या, आप ये थोड़ी ना लेंगे वॉशिंग पाउडर निरमा। अब हम यही कुछ अपनी मज़ेदार चीज़ें बताएंगे आपको। एक दोस्त था, लखनऊ का हाल बताऊं, जब मैं आया था शुरू में, तो पहले तो मैं अकेले रहता था, फिर 4-5 लोग मिल गए। उसमें से एक ऐसा लड़का था मेरा, जानते हो मैं तैयारी कर रहा था एक इंटरव्यू की, तो वहाँ से मैं जब लौटा दोपहर में था और एक बार तहाड़ी बन गई। तो हम लौटे तो सब लोग देखे, रूम पे 5-6 लोग थे, सब लोग खा रहे थे। तो अब जैसे थोड़ी तहाड़ी बनी थी और इतना जैसे भूखा टाइप के लोग थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मांग ले। तो एक से पटती थी, लेकिन थोड़ा कमीनापन उसमें था। उसने हमको देखा कि जैसे वो गेट से आ रहे हैं, वो खाया था और उसी को उगल दिया पूरा मिला दिया, ताकि हमसे ना मांगे, बाकी चाहे जिससे मांग ले। और साथ में हम लोग रहते थे तो जूठा उठा खाना चलता रहता था। हम अब सोचते हैं कितना, अब तो मान लो सुधर गए हैं वो लेकिन कितना अच्छा था। लेकिन हम लोग भी बहुत परेशान करते थे, बहुत परेशान। वो आर्मी की तैयारी करते थे, तो वो थे, उनके चाचा के लड़के थे, दोनों लोग जाते थे। सिर्फ पूरे दिन में 24 घंटे में एक ही काम था, खाओ पियो, सुबह रनिंग करने जाओ। और सुबह सुबह वो लोग क्या करते थे, दूध लाते थे, 1 लीटर दूध लाते थे, और जो भी पंचमेवा रखे थे वो लोग उसको दूध में गर्म करके और फिर कटोरा रख के, कटोरा में जिसको नहीं कहते फ्राइपिन कहते हैं, उसी में रख के और चले जाते थे गिलास धुलने चलते थे। जब वो गिलास धुलने चले जाए तो एक दोस्त और था, तो वो क्या करे, वो हमसे कहे तुम देखते रहना, और आधा हमने कहा ठीक है। तो 4-5 दिन तक ऐसे ही हम लोग आधा शेयर कर लिया जाए। एक जैसे 2-3 गिलास होता था, उसमें से आधा गिलास बढ़िया पिस्ता बादाम वाला दूध मिल जाए, क्या मतलब है। अब वो कहे खाना बनाओ, अब हम लोग कहे नहीं मस्त है हम लोग। तो यही बाद में उसको हमने बता दिया कि जानते हो ऐसा ऐसा होता है। तब उसने क्या किया, अगले दिन से वो क्या किया, जब धुलने जाता था तो पहले पी लेता था और फिर उसी में उगल देता था, फिर जाता था वो। क्या आप लोग सोचेंगे कैसे कैसे लोगों के साथ में रहे हैं, तो सच में ऐसे लोगों के साथ में रहा हूँ। बिरजिस कादिर, हाँ थोड़ा देखिए हंसे हम लोग, थोड़ा एनर्जी आ गई, और अब मन करता है 1-2 घंटे और चल जाए, लेकिन समय ज़्यादा हो गया है। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं ये गवर्नर जनरल की चीज़ें, मतलब जो भी काम थे यहीं से पूछे जाते हैं फंसाओ क्वेश्चन। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन जब आप 1905 क्रॉस कर जाते हैं, 1920 के आसपास आते हैं, जैसे रीडिंग के समय 1920 असहयोग आंदोलन हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ, और जो स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 में हुई, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया। फिर उधर आ गए ये 26 से 35 तक ये रहे, क्या नाम है, 26 से 31 तक रहे, इनका क्या नाम था, इरविन। फिर इरविन के बाद लिन लिथगो के बारे में पूछा जाता है,
1939 से 43 तक रहे, 7 साल रहे, 7 नहीं 4 साल तक रहे, 43। तो ये सब थे, इनके बारे में पूछा जाता है। अब देखिए अगला वीडियो मैं नहीं लाऊंगा क्योंकि इनको पढ़ने के लिए पूरा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए इतना पर्याप्त है जितना हमने बता दिया है। एक प्रश्न और पूछा जाता है पंजाब को कब मिलाया गया, तो पंजाब को 1848-49 में मिला लिया गया था, लेकिन उनको इस नीति के तहत नहीं मिलाया गया था। पंजाब को आंग्ल सिख युद्ध के तहत मिलाया गया था और उसमें अंग्रेजी राज में मिलाया गया था सिखों को हरा के। तो पंजाब को कब मिलाया गया था? 1849 में। तो हमने लिखा नहीं यहाँ पे, 1849 में जयपुर संबलपुर लिख दिया, 50 में बघाट और उदयपुर। इसका सीरीज याद कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले अंग्रेजी राज्यों में मिलाया गया, तो पूछ लिया जाता है। तो वैसे तो सतारा है, लेकिन सतारा ना होगा तब जयपुर संबलपुर, ये भी ना हो ये 4 दे दिया जाए तब बघाट, ये भी ना हो ये 4 दे दिया जाए तब उदयपुर, ये भी ना हो ये 3 दे दिया जाए तो झांसी। इसी के साथ थोड़ा लगता है तबीयत गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। अब हम आपसे विदा लेते हैं और एक और चीज़ नहीं बताया, बता दो फिर विदा लूँ। विदा तो लेना ही लेना है, कहते नहीं ये गाना नहीं है, जुदा तो हमें होना है। अरे 26 क्या 10 तक हम कंप्लीट करा डालेंगे, सोचेंगे पूरी कोशिश करेंगे 10 तक कंप्लीट करा डालेंगे। जीएस पोर्शन करंट अफेयर्स चलता रहेगा। करंट अफेयर्स ऐसा मैं आपके लिए लाना चाहता हूँ कि चाहे 2 घंटे का हो, लेकिन जैसे करंट आप पढ़ते हैं अपने नज़रिए से, कोई कोचिंग वाला पढ़ाता है अपने नज़रिए से, मैं तो कहता हूँ कम से कम 5-6 चैनल से आप करंट अफेयर्स देखिए, उससे ये होगा सबका अलग अलग नज़रिया और आपके पास वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो जब क्वेश्चन के वेरिएशंस आपके पास हो जाएंगे तब आपके पास दिक्कत नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा। करंट एक ऐसी चीज़ है अगर आप पढ़े हैं तो क्लिक कर जाता है माइंड में। तो चलते चलते 10 जून तक हम आपके साथ हैं और इसके बाद हम आपको रिवीजन के तौर पे या फिर मोटिवेशनल के तौर पे हम आपसे मिलते रहेंगे। कोशिश हमारी यही है 10 जून तक हम पूरा कंप्लीट कर डालें अपना जीएस। फिर हिंदी हम शुरू करेंगे, हिंदी में धड़ाधड़ वीडियो लाएंगे जो आप ना पढ़े होंगे। हिंदी के लिए परेशान न होना, शिखा जी ने कहा था कि हिंदी में क्या पढ़ें तो बताना, अब अगले वीडियो में बताऊंगा क्या पढ़ें। सच पूछो तो मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं थोड़ा उसमें से क्या कहते हैं कुछ टॉपिक में बनाऊं कि क्या क्या पढ़ना है, तो अभी समय नहीं मिला है। इस वीडियो के बाद कल हो सकता है समय मिलेगा तो मैं बता दूंगा क्या पढ़ें। आप लोग पढ़ते रहिए, आपकी तैयारी अच्छी है, सिलेक्शन पक्का है आप लोगों का, ये मैं जानता हूँ। अगर आप लोगों ने बीच में कोई लापरवाही नहीं की, खुदा न खास्ता मान लो अगर 1-2 नंबर से नहीं भी होता है तो निराश भी नहीं होना है। ये जान लीजिए कि तब वीडियो की हैसियत नहीं है कि वो आपको डिजर्व कर पाए। उल्टा मत सोचिएगा, अगर आप का चयन नहीं होता है इतनी तैयारी के बावजूद भी, तो ये आप समझिएगा कि आप किसी अच्छे चीज़ के लिए बने हैं। वीडियो तो अच्छी है ही, लेकिन मैं तो प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि इसके अलावा जो मैं इतनी मेहनत किया हूँ, मार्च अप्रैल मई पूरी बीत गई, जून भी बीत जाएगा, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने हो जाएंगे। नहीं 4 नहीं 26 मार्च, 26 से 26 अप्रैल 1 और 2 और 3 महीने मेरी मेहनत, इतनी मेहनत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया जितनी मैंने किया है। निस्वार्थ किया आप लोगों के लिए और आप लोगों ने भी दिखाया कि हाँ हम मेहनत किया है, तो उसका फल आप लोगों ने दिया। इसमें कुछ एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो वारेन हेस्टिंग्स थे, इस पर प्रश्न ये पूछा जाता है महाभियोग किस पे चलाया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया, महाभियोग चलाया गया। इसके शासन काल में वारेन हेस्टिंग्स ने 1861 में जो नहीं 1861 में वारेन हेस्टिंग्स था 1774 से 1785 तक। 1861 में मैं दूसरा बताने जा रहा था, जो कैनिंग के समय 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1861 में, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इसके पहले जो 74 में 1774 में सुप्रीम कोर्ट था उसको हटा के इनकी स्थापना हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स क्या था, इसके तहत इसके मतलब शासनकाल में एक मतलब प्रत्येक जिले में एक सदर न्यायालय की और मतलब फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय की स्थापना की गई, जिसको हटाकर 1861 में मतलब एक बनाया गया, सुप्रीम हाई कोर्ट बनाया गया, इसको भी हटा दिया गया था। लेकिन स्थापना प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रत्येक जिले में सदर न्यायालय की स्थापना की गई, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। आप समझ में आया। फिर इसको अजीब नाम दिया गया, चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का सौदागर, अन्याय का मुखिया, अजीब नाम दिया गया। ऐसे हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसको हम लोग कहते हैं झूठ का पुलिंदा। वो इतना झूठ बोलता था कि झूठ का पुलिंदा नाम रख दिया था। हम एक से एक प्रस्तुतिकरण करते रहते थे, तो हमारा नाम एक रहमान भाई थे, उन्होंने हमारा नाम रख दिया था प्रस्तुतकर्ता, देवेश सिंह, DK सिंह प्रस्तुतकर्ता। 2013 की बात है, 13 नहीं 2010 की बात है, सोचो आज से 13 साल पहले।
अजीब अजीब है, एक से एक याददाश्त है, क्या बताऊं। कल आपको एक इतनी अच्छी कहानी मैं सुनाने वाला हूं, कहानी क्या 5 मिनट में आपको निपटाऊंगा, आप पूरे टेंशन से बिल्कुल क्या कहते हैं फ्री हो जाएंगे। तो चूहा और नेवला किसको कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। लिख लो, बताओ, मैं लिखूंगा नहीं, आप लिखो। चूहा और नेवला वारेन हेस्टिंग्स को किसने कहा? बर्क ने कहा। बर्क ने और क्या कहा? कहा एक झूठा बैल का सौदागर। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। फिर क्या कहा? कहा अन्याय का मुखिया है। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। तो ये थी हमारे गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित जो हमें लगा कि इंपॉर्टेंट है वो हमने बताया। फिर अगला टॉपिक हमारा दूसरा होगा और मिलते हैं। उम्मीद करते हैं इतने में आपको समझ में आएगा। इतना आप अगर 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आप क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये भी नहीं है कि ये आम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आयोग में आए हुए क्वेश्चन है। 3-4 प्रैक्टिस सेट से इन क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, तब आपके पास ये प्रस्तुत किया गया है। आप भी ये कर सकते थे, लेकिन आपका समय जाया ना हो। आप 10 बुक अगर ढूंढेंगे तो आपका समय ही तो जाएगा। हम इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं। हम कोई, हमारे घर में कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं है कि ये सब क्वेश्चन लाएंगे कि ठगी प्रथा का हमारे घर में किसने बताया कि उन्मूलन किया। नहीं, बुक में ही पता था, उससे कलेक्ट करना ही तो एक मेहनत का काम है। तो ज़्यादा हो गया मुंह सूखने लगा है। कुछ बात नहीं, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, क्योंकि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और इस जंग में हमें जीतना है। आप लोगों को जीतना है, आप लोगों को वीडियो बनना है। सुन लीजिए शिवरतन जी, वीडियो बनना है। जितने लोगों का मैंने पहले नाम लिया, वीडियो बनना है। वीडियो से पहले कुछ भी स्वीकार नहीं। जैसे कहा नहीं जाता कांग्रेस पार्टी ने कि पूर्ण स्वराज से पहले कोई भी कुछ भी चीज़ें हम नहीं लेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, उसी तरह वीडियो से पहले उससे कम कुछ भी स्वीकार हम नहीं करेंगे। तो मेहनत करेंगे, मेहनत करें, वीडियो लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।